हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सस्ता इंजीनियर ट्यूटोरियल्स। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स इन स्पार्क। हम स्पार्क पहले ही पढ़ चुके हैं और उसके अंदर कौन कौन से मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स यूज होते हैं हम वो देखेंगे। देखो, हमने पहले स्पार्क के अंदर ये देखा था कि स्पार्क के साथ मशीन लर्निंग लाइब्रेरी आती है जिसको हम एमलिप बोलते हैं। तो उस लाइब्रेरी के अंदर जितने भी हमारे मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स है उस लाइब्रेरी के अंदर स्टोर रहेंगे। हम वहीं से ऑपरेट करेंगे, जितनी भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को हमें ऑपरेट करना है, यूज़ करना है, तो सब वहीं से ऑपरेट होगा। ठीक है। एमलिब इज स्पार्क्स स्केलेबल मशीन लर्निंग लाइब्रेरी कंसिस्टिंग ऑफ कॉमन मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स इन स्पार्क। देखो, एमलिब हमारी क्या है, एक मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है और इसके अंदर ही हमारे जितने भी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स रहेंगे स्पार्क के, वो इसके अंदर ही रहेंगे। फॉर एग्जांपल बेसिक स्टैटिक्स, क्लस्टरिंग, क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन, कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग। तो देखो, मैक्सिमम यही एल्गोरिदम ज़्यादातर यूज होते हैं, बेसिक स्टैटिक्स, क्लस्टरिंग, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन एंड कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग। हम इसी के बारे में बात करेंगे, ये एल्गोरिदम्स क्या है और किस काम में आते हैं। और इसके अलावा भी और दूसरे एल्गोरिदम्स है, लेकिन बेसिकली ज़्यादातर यूज यही एल्गोरिदम होते हैं। एमलिब इज नथिंग बट द मशीन लर्निंग लाइब्रेरी ऑफ अपाचे स्पार्क। ये सेम ही है। इट प्रोवाइड द फॉलोइंग एल्गोरिदम, ये हमने जो डिस्कस करा। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम बेसिक स्टैटिस्टिक्स क्या है। ये कौन इस एल्गोरिदम के अंदर, दिस मशीन लर्निंग एल्गोरिदम इन स्पार्क कंसिस्ट ऑफ सेवरल एल्गोरिदम सच एज। आप देखो, ये जो एल्गोरिदम है बेसिक स्टैटिस्टिक्स, इसके अंदर हमारे कुछ अलग अलग एल्गोरिदम है। तो सबसे पहले समरी स्टैटिस्टिक्स, दूसरा कोरिलेशन। कोरिलेशन ये बहुत पॉपुलर एल्गोरिदम है, मशीन लर्निंग में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है इसका। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हाइपोथेसिस भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एंड रैंडम डेटा जनरेशन। ठीक है। तो ये सभी एल्गोरिदम किसके अंदर आएंगे, हमारे बेसिक स्टैटिक्स के अंदर। और सेकंड एल्गोरिदम है हमारा क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन की भी अलग अलग एल्गोरिदम्स है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन क्या है। Classification is a supervised learning task where the goal is to predict a district level for given input data। अब देखो, क्लासिफिकेशन क्या है, सुपरवाइज लर्निंग है। तो इसके अंदर क्या होगा, और ये क्या करता है, जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल्स के ऊपर काम करता, मतलब अलग अलग वैल्यूज लेंगे, सेम वैल्यू नहीं लेंगे, अलग अलग वैल्यू लेंगे, उसके हिसाब से अलग अलग कैटेगरीज के अंदर हमारे वैल्यूज को डालेंगे, जो भी जैसा हमारा इनपुट है। ठीक है। एग्जाम्पल्स इंक्लूडिंग स्पैम डिटेक्शन, सेंटिमेंट एनालिसिस एंड फ्रॉड डिटेक्शन। अब देखो, सेंटिमेंट एनालिसिस का अगर से हम एग्जांपल ले ले, तो हम अगर से कोई कमेंट करते हैं, तो उस कमेंट के अंदर हम देखेंगे कि जैसा उसकी इंटेंशन क्या है वो पता चलेंगे हमारे को। अगर से हमने उसके अंदर क्लासिफिकेशन यूज़ करा, क्या वो कमेंट जैसा हैप्पी की तरफ बता रही है, या फिर वो सैड सैड है, या फिर क्या बोलेंगे एंग्री है। हम कमेंट के हिसाब से बता सकते हो कमेंट किस बारे में डिस्क्राइब की जा रही है, हैप्पी मोमेंट के लिए है या सैड मोमेंट के लिए है, या फिर एंग्री मोमेंट के लिए। ठीक है। तो इसके भी कॉमन अलग अलग एल्गोरिदम्स है, सब एल्गोरिदम्स, जो कि अपाचे स्पार्क लाइब्रेरी के अंदर है, एमलिप के अंदर। फर्स्ट वन इज लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो लॉजिस्टिक रिग्रेशन सिर्फ बाइनरी क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है, जिसके अंदर एक तो यस रहेगा या फिर नो रहेगा, या ट्रू रहेगा या फॉल्स रहेगा। तो ऐसे जब आउटकम आते हैं, जैसा दो ही आउटकम रहेंगे, यस या नो, ट्रू और फॉल्स, वन एंड जीरो, तो इस टाइम पे हम यूज करेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन। सेकंड वन इज डिसीजन ट्रीज, builds a tree-like model for classification by splitting data based on feature values। अब देखो, जो भी हमारे वैल्यूज है उसके हिसाब से हम स्प्लिट करते जाएंगे हमारे डेटा को, और एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, हायरार्चिकल स्ट्रक्चर के अंदर उसको प्रेजेंट करेंगे इसके अंदर। थर्ड वन इज न्यू बायस बेस्ड ऑन बायस थ्योरम। दिस एल्गोरिदम इज यूज फॉर टेक्स्ट क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। तो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के वास्ते हम यूज करेंगे न्यू बायस को। अब रिग्रेशन क्या है, देखो हमने जैसा क्लासिफिकेशन के अंदर देखा कि डिस्टिंक्ट वैल्यू लेंगे, जैसा कि यस हो गया, नो हो गया, या फिर हम हायरार्चिकल कैटेगरी कर दे रहे उसकी, जैसा बेस ऑन द उसके फीचर्स के ऊपर। तो हम एक सिंपल सिंपल एक यूनिट ले रहे उसके अंदर, है ना। अब रिग्रेशन के अंदर क्या होगा, इसके अंदर कंटिन्यूस वैल्यूज आएंगी। देखो, रिग्रेशन प्रिडिक्ट्स कंटिन्यूस वैल्यूज सच एज प्रिडिक्टिंग हाउस प्राइस, स्टॉक्स प्राइस और सेल्स। देखो, ये जितने भी है ना हमारे, देखो जैसे स्टॉक्स हो गए या फिर हाउस के प्राइस हो गए, ये कंटिन्यूसली वेरी करते हैं पर डे। जैसा हाउस के प्राइस पर डे या फिर पर वीक जैसा चेंजेस होते रहेंगे, स्टॉक के प्राइस चेंज होते रहेंगे, हर मिनट चेंज होते।
लेकिन जब हम क्लासिफिकेशन के अंदर बात करते हैं तो वहाँ पे एक तो ट्रू रहेगा या फॉल्स रहेगा। जैसा कि हम बोलेंगे जैसा 27 नवंबर को मंडे है, तो वो एक तो ट्रू रहेगा या फॉल्स रहेगा, है ना। अब कॉमन रिग्रेशन अल्गोरिदम इन स्पार्क एमलीप, अब इसके भी रिग्रेशन की भी कौन कौन से अलग अलग अल्गोरिदम्स हैं। अब देखो उसके अंदर हमने रिग्रेशन देखा था, इसके अंदर लीनियर रिग्रेशन है। फीड्स a straight line to the data to predict the continuous values। अब देखो जो हमारा डेटा सेट रहेगा उसके अंदर हम रिग्रेशन लाइन, एक लाइन निकालेंगे जिसको हम रिग्रेशन लाइन बोलेंगे। तो उस लाइन के आसपास जितने भी जैसा डेटा सेट्स रहेंगे हमारे डेटा वैल्यूज, तो उनको वो कंटिन्यूस है नहीं है उसके हिसाब से वो प्रिडिक्ट करेगा जो भी हमारा आउटकम है। डिसीजन ट्रीज फॉर रिग्रेशन सिमिलर टू क्लासिफिकेशन बट आउटकम्स कंटिन्यूस वैल्यू। देखो हमने डिसीजन ट्री देखा था क्लासिफिकेशन के अंदर, तो वैसे ही सेम रिग्रेशन में भी रहेगा, लेकिन इसके अंदर है कि नहीं आउटपुट कंटिन्यूस वैल्यूज के अंदर रहेंगी। वहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट वैल्यू के अंदर आएंगी आउटपुट, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूस वैल्यू के अंदर हमको आउटपुट मिलने वाला है। देखो थर्ड वन इज क्लस्टरिंग। अब क्लस्टरिंग एल्गोरिदम क्या है, एक अनसुपरवाइज लर्निंग मेथड है यूज टू ग्रुप सिमिलर डेटा पॉइंट्स इनटू क्लस्टर। अब जो क्लस्टरिंग है कि नहीं अनसुपरवाइज लर्निंग मेथड के ऊपर काम करेगा। तो इसके अंदर जो भी जितना भी बड़ा हमारे पास डेटा सेट रहेगा, ज़्यादातर हमारे पास जितना भी ज़्यादातर डेटा सेट जो हमारा अनसुपरवाइज लर्निंग रहता है, तो उसके अंदर क्या है हमें वर्क करना बहुत जैसा मुश्किल होता है। तो स्पार्क क्या करेगा, स्पार्क उसको क्लस्टर्स के अंदर डिवाइड कर देगा क्लस्टरिंग यूज़ करके, क्लस्टरिंग एल्गोरिदम यूज़ करके। तो जितने भी जैसा हमारे पास अगर से डेटा सेट है, जितने भी उसके अंदर कुछ फैक्टर्स दिए जाएंगे उन फैक्टर्स के ऊपर ग्रुप किया जाएगा। जैसे कि हमारे पास फिर उसके अंदर क्लस्टर बनेंगे। एक क्लस्टर के अंदर हो जैसा हमारे पास समझ लो कि एक थैली है, थैली के अंदर हमारे पास बॉल्स है, बहुत मतलब 100 एंड 1000 बॉल्स है। वो है चार कलर के बॉल्स है, ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो। तो हम जब देखेंगे तो हमको जब उसको क्लस्टर करने का है तो हम इसको बॉल्स को देख के जैसे हम इससे क्लस्टर कर सकते हैं कलर देख के, क्या भाई ब्लू कलर के बॉल एक क्लस्टर में आ जाओ, रेड कलर के बॉल एक क्लस्टर में, और ग्रीन कलर के एक क्लस्टर में। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास चार क्लस्टर बन जाएंगे। और फिर बाद में जब हमारे पास चार क्लस्टर बन जाएंगे तो उसको फिर हमको जैसा उसके ऊपर वर्क करना हमारे वास्ते आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जब सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा आ जाएगा, क्योंकि सबके सब हमारे पास ग्रीन बॉल है तो हम ग्रीन बॉल्स के ऊपर यूज़ करेंगे, फिर सबके सब रेड बॉल्स है तो हम रेड बॉल्स को अलग यूज़ करेंगे, है ना। तो वैसे ही सेम इसके अंदर होगा कि ये डेटा को कि नहीं एक सिमिलैरिटी के ऊपर क्या करेंगे, अलग अलग क्लस्टर के अंदर डिवाइड कर देगा। और इस डिवाइड होने की वजह से उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना बहुत ईजी हो जाएगा। देखो क्लस्टरिंग इज एन अनसुपरवाइज लर्निंग मेथड यूज टू ग्रुप सिमिलर डेटा पॉइंट्स इनटू क्लस्टर। तो सिमिलर डेटा पॉइंट्स के ऊपर एक क्लस्टर के अंदर उनको डिवाइड कर देगा। अपाचे स्पार्क प्रोवाइड efficient एंड स्केलेबल implementation ऑफ क्लस्टरिंग algorithm via its mlib लाइब्रेरी। तो ये भी mlib लाइब्रेरी के अंदर ही रहेगा, enabling it to handle large scale data set distributed across clusters। तो देखो इसके वजह से जितने भी हमारा लार्ज स्केल का डेटा सेट रहेगा ना, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अलग अलग क्लस्टर के अंदर। किसके वजह से, क्लस्टरिंग एल्गोरिदम के वजह से। अब क्लस्टरिंग एल्गोरिदम भी अलग अलग टाइप के रहते हैं। अब देखो लेकिन स्पार्क एमलिप किस कौन कौन से क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स को सपोर्ट करेगा, करता है। पहला है के मीन्स क्लस्टरिंग, सेकंड वन इज गॉसियन मैट्रिक्स मॉडल, एंड थर्ड वन इज बाइसेक्टिंग के मीन्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारे क्लस्टरिंग एल्गोरिदम्स। और लास्ट है हमारा कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग। तो collaborative filtering is a popular technique in recommendation system used to predict user preference for items based on their past interaction and interaction of similar users। देखो कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग है कि ज़्यादातर ये रिकमेंडेशन सिस्टम के अंदर यूज़ होती है। देखो हमने जैसा आप जब हम यूट्यूब देखते हैं तो हमारे को रिकमेंड के अंदर बहुत सारे वीडियोस आते हैं, तो वो भी जैसा हमारे सिमिलर इंटरेस्ट के हिसाब से हमें रिकमेंडेशन मिलता है। अगर से दो जने अगर से यूट्यूब चला रहे, दो यूज़र है, एक का इंटरेस्ट स्पोर्ट्स के अंदर है तो उसको स्पोर्ट्स के वीडियो आएंगे, रिकमेंड होंगे। अगर से दूसरे का इंटरेस्ट अगर से न्यूज़ के अंदर है तो उसको न्यूज़ की वीडियोस रिकमेंड होंगे, है ना। तो ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि उनके जितने भी प्रीवियस इंटरेक्शन है, जितने भी प्रीवियस हिस्ट्री है, डेटा है, तो उसको एनालाइज करके रिकमेंडेशन दिया जाता है। तो ये पूरा अल्गोरिदम ये किसके जरिए सेट होगा, कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग के। अपाचे स्पार्क प्रोवाइड स्केलेबल implementations ऑफ कोलैबोरेटिव फिल्टरिंग थ्रू इट्स mlib लाइब्रेरी। तो अपाचे स्पार्क भी ये फिल्टरिंग एल्गोरिदम हमारे को प्रोवाइड करेगा, लेकिन किसके थ्रू, mlib के थ्रू।
स्पेसिफिकली यूजिंग द अल्टरनेटिंग लिस्ट स्क्वायर्स एल्गोरिदम। तो स्पेसिफिकली ALS एल्गोरिदम को यूज़ करता है।